हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम आज रसायन शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। ओके, बिहार बोर्ड है या यूपी बोर्ड सकते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है। एनसीईआरटी लेवल पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलो पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ भिन्न गुण वाले नए पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके नए गुण वाले क्या पदार्थ बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है? देखो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके ये संयोग होके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। याद हो जाएगा। चलो, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? ये दोनों भाग ले रहे हैं। जो भाग लेकर नए पदार्थ निर्माण करने का कोशिश करते हैं या करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। मतलब अभिकारक हमारे यहाँ दोनों में कौन है? इस दोनों में हमारा अभिकारक यही है। ठीक है, अभिकारक है। और वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? ये बना है, यही हमारा प्रतिफल है। आया समझ में? तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जैसे a प्लस बी बराबर c प्लस डी, जहाँ a प्लस बी क्या है? हमारा अभिकारक है और c प्लस डी क्या है? प्रतिफल है। दिख रहा है? चलो, अभिकारक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा फलस्वरूप प्रतिफल को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। कॉपी करो और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन हम जान लिए। अभिकारक और प्रतिफल होते क्या हैं पढ़ लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख। अब देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? एग्जाम में हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या क्या है? देखो, गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। देखो, गैस की उत्पत्ति की बहुत सारे अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति हो जाती है। पता है ना आपको? गैस की उत्पत्ति जैसे आप खाना बनाते हो उसमें भी गैस की उत्पत्ति होती है, वो तो एक अभिक्रिया ही है। कुकिंग फूड भी तो एक अभिक्रिया है। ये अवक्षेप का बना। अवक्षेप मतलब क्या होता है? अवक्षेप मतलब होता है जो परसिपिटेट, इंग्लिश में बोलते हैं परसिपिटेट। ठीक है, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नीचे जम जाता है। ठीक है, जैसे मोम क्या है? जमे वाला चीज़ है। जमने उसको लिक्विड को फॉर्म में छोड़ दें वो जम जाता है। ठीक है, वही अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। और दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कितना सारे अभिक्रिया में हो जाएगा। ठीक है, लाल से नीला, नीला से हरा, बहुत सारे हो जाता है। ठीक है, और क्या? ताप में परिवर्तन। ताप भी परिवर्तन हो जाएगा। आप किसी भी जैसे आप पानी के बोतल को रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना। ताप में तो परिवर्तन हो गया, मतलब क्या? वो अभिक्रिया है, तभी तो ताप में परिवर्तन हुआ। इसीलिए ताप में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। देखो, पानी का बोतल रखे तो लिक्विड मतलब तरल अवस्था से किस में चल गया? ठोस अवस्था में चल गया ना। पानी तरल है और बर्फ क्या बन जाएगा? ठोस हो जाएगा। देखो, अवस्था में परिवर्तन हुआ। अवस्था मतलब कौन कौन सा अवस्था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस। अवस्था में लिख लेना, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलो अब देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलो ठीक है, ऊष्मा जैसे आप एलपीजी गैस को जलाते हो, सिलेंडर लाते हो ना खाना बनाने वाली, एलपीजी गैस के सिलेंडर को आप जलाते हो तो वो क्या ऊष्मा देता है, तभी तो आपका खाना बनता है। ठीक है, तो वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पता चल गया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। शोषण मतलब क्या? उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब जो आपका अभिक्रिया है वो ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आ रहा है समझ में? तो कॉपी करो और हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं रासायनिक समीकरण में। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ जैसे H2 + Cl2 2HCl, ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों, ये तो संकेत है, और सूत्रों की सहायता से
संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये एरो प्लस ये सब रासायनिक समीकरण है, आए समझे। प्लस प्लस किस काम में आता है, मतलब यहाँ पता चला कि दोनों क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, दोनों संयोग हो रहे हैं। ठीक है, और एरो किसको दर्शाता है, एरो आपको जो आपको दिशा की दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा किस तरफ है। ठीक है, तो लिख लेना एरो, ये जो आपका तीर है, तीर आपको रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार, संतुलित और असंतुलित। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर की परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है, मतलब बाएं ओर की परमाणु संख्या दाएं ओर की परमाणु संख्या के समान होगी, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे। और असंतुलित मतलब वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों परमाणु की संख्या असमान होती है, समान नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो एक और हेडिंग आप एक चीज लिख लेना जो बताया अभी, तीर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो तीर, तीर का मतलब, तीर हमें, देखो तीर हमें रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बतलाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, हमें रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताएगा। ठीक है, तो क्या है तीर, और प्लस क्या बताता है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन हो रहा है। ठीक है, आया समझ में, कॉपी करो। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, सीखेंगे अब, तो पहले कॉपी करो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अभी का अभिक्रिया दिया हुआ, पहले आप परमाणु की संख्या काउंट करो। ठीक है, किसकी तरफ ज्यादा है, 1 mg इधर है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या है LHS है, ये RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 mg, इधर पूरे में 1 mg है, इधर कितना mg, 1 ही mg, mg तो संतुलित है। ठीक है, H को देखो, हाइड्रोजन को देखो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, गड़बड़ हो गई ना, तो दोनों को संतुलित करना, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी हमको 2 लिख लेना है आगे। ठीक है, नीचे नहीं लिखना, नीचे हमेशा दिया हुआ रहेगा, आपको आगे लिखना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन मैच हो गया। अब Cl देखो, Cl क्या है, 1 है, नहीं 2 है, क्योंकि HCl क्या है, 1 ना है, या HCl क्या है, एक कंपाउंड है, मतलब एक आपका यौगिक है। ठीक है, यौगिक है, तो 2 हाइड्रोजन भी और 2 Cl भी है, यहाँ पर आपको ये पता है, तो Cl भी 2 तो Cl भी 2 मैच हो गया, तो आपको क्या होगा, संतुलित हो गया। आया समझ में, तो ऐसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, नीचे वाला देखो कैसे बोल रहे, देखो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, देखो 1 2 3, 3 तत्व है ना, इधर भी कितना 3 तत्व है, दिखा हुआ है। के क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम एक, यहाँ पर, यहाँ भी एक पोटेशियम है। ठीक है, Cl एक, क्लोरीन एक, और Cl इधर भी एक। ठीक है, सही है, मैच हो रहा है। O मतलब क्या, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 2 है, मैच हो रहा है, नहीं होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 2 से करो, यहाँ मत कर देना, आगे सबसे होगा क्योंकि कंपाउंड है, ये एक यौगिक है। ठीक है, तो 2 3 या 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मैच हो गया, लेकिन पोटेशियम 2 हो गया, पर एक ही पोटेशियम है तो उसको भी 2 करना पड़ेगा, और Cl भी 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 है। अब क्या हो गया, टोटल मैच हो गया। आ रहा समझ में, तो हम ऐसे मैच करते हैं। आपको कुछ दिन तक हार्ड लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलो और देखो एक अभिक्रिया, बताओ 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 Cl2, मतलब दोनों 2 2 है, यहाँ 1 1 है, तो 2 से कर मल्टीप्लाई कर दो, कंपाउंड 2 2 हो गया। आया समझ में, तो आप ऐसे अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो नोट करो, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नोट करो, लिखो Fe प्लस H2O इक्वल्स टू बराबर Fe2O3 प्लस क्या होगा, H2 हो जाएगा। संतुलित करके बताओ, 4 ले लो इसको, बताओ संतुलित करके। एक Fe मतलब क्या होता है, Fe मतलब होता है आपका लोहा। ठीक है, आप बाद में जाके पढ़ोगे टेबल, पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं, आवर्त सारणी। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे, अभी ध्यान नहीं दो इस सब में। ठीक है, आप सिर्फ देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 Fe 2 Fe, गलत बात है, तो 2 Fe इसको भी कर दूंगा मैं। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मैच हो गया। 1 ऑक्सीजन, यहाँ तो 2 नहीं 1 ही ऑक्सीजन है,
एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ये तो गलत बात हो गई भाई। इधर एक ही बंदा है, इधर 4 बंदा है, गलत बात। 4 इधर तो इधर भी 4 कर दो, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। 4 2 से 8, तो गुना करना, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 8 हाइड्रोजन कर दो। सब मैच हो गया, देख लो मैच हो गया ना भैया, तो ये सही हो गया। आगे समझ में, तो हम ऐसे करते संतुलित, ठीक है, समझ आ रहा है। कॉपी करो। अब हम करते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं क्या क्या है, और लाभ और हानियां के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और देखते हैं हम क्या रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, यह अभिक्रिया एवं प्रतिफलों एवं संकेतों, प्रतिफलों की, संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देती है। हमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत और सूत्रों की जानकारी देती है हमारा रासायनिक समीकरण। और ये बताती है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और किस किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका बताती है, और निर्माण का ही बताती है कि किस किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यह अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों के अपेक्षित परमाणु एवं अणुओं की संख्या की जानकारी देती है ना भाई, परमाणु अणुओं की संख्या की जानकारी देती है। अभी हम संतुलित करके दिखाएं, ठीक है। और यह हमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देती है, ठीक है, मोलों के अनुपात एवं द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देती है, ठीक है, ऐड कर लेना, मोलों के अनुपात एवं द्रव्यमानों के अनुपात की जानकारी देती है, ठीक है। मोल और द्रव्यमान आप बाद में पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक है, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये गैसीय अभिकारकों के लिए और प्रतिफलों के लिए अपेक्षित आयतन की जानकारी देती है, अपेक्षित आयतन की जानकारी देती है, ऐड कर देना, ठीक है, अपेक्षित आयतन की जानकारी देती है, पता चल गया, ठीक है। फिर से आप रिपीट करके आपको ये याद करना है, प्राप्त होने वाली सूचनाएं बहुत ईजी है, ठीक है। कॉपी करो। अब हम पढ़ते हैं लाभ और हानियां पर, ठीक है, नोट कर लो। अब हम चलते रासायनिक समीकरण से लाभ क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपण क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, और ये समय एवं कागज की बचत कराती है, ठीक है। निरूपण तो आसान होता है क्योंकि अभिक्रिया कितना लैंग्वेज में लिखोगे, लैंग्वेज लिखने में लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको रासायनिक समीकरण में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण से हमें प्रतिफल की निश्चित मात्रा की जानकारी मिलती है, प्रतिफल की निश्चित मात्रा की जानकारी मिलती है, और इसकी सहायता से हमें विश्व में व्यवहार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कॉपी करो। अब हम लास्ट केस पे चलते हैं, हमारे क्या है, हानियाँ। हमारे रासायनिक समीकरण से हानि क्या है, उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण के लाभ पढ़ लिए, सूचनाएं पढ़ ली, अब बचा क्या है, हानियाँ। तो रासायनिक समीकरण से हमें तत्वों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, तो नोट करो उसको देखते हैं। हो गया नोट। चलो अब देखते हैं रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ हैं, ये हानियां हैं। रासायनिक में हमें तत्वों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती। भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं मिलती है, वो तो हम अलग से उसको लिखते हैं, ठीक है। और उष्मा छिपी, उष्मा शोषी की जानकारी नहीं मिलती है। आप रासायनिक समीकरण देख के बता सकते हो उष्मा छिपी है, उष्मा शोषी नहीं बता सकते हो। और गैस की उत्सर्जन की जानकारी नहीं मिलती है, गैस की उत्सर्जन हो रही है नहीं, ठीक है। और अब अवक्षेप बनने की जानकारी नहीं मिलती है, अवक्षेप बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारा, अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी नहीं मिलती। शर्त मतलब क्या, कि कैसा अभिक्रिया है, ठीक है, अवक्षेपण हो, प्रकार रासायनिक हो, ठीक है, उस शर्तों की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। ये हमारी सीमाएं हैं। कल हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को और हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत तरह से बना सकते हैं। ये सब सीमाएं को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, आज के लिए इतना ही। हमारा कुछ पार्ट खत्म हो गया रासायनिक समीकरण का, ठीक है, ये नोट करो। फिर आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।